राष्ट्रपति को देखेंगे, राष्ट्रपति के बाद जो है कि किन को देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, है ना, प्रधानमंत्री को देखेंगे, और कोई और इसमें कोई होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा? मंत्री, संघीय मंत्री परिषद होते हैं, है ना। संघीय मंत्री परिषद के बाद भारत का न्यायवादी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति देखेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे क्या, संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में जो है कि हम लोग क्या देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा और उसकी कार्यवाही को देखेंगे, ठीक है। तो सब अभी है कि हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति ये बताइए कि क्या वास्तविक प्रधान है या संवैधानिक प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख सर। संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। और सारी शक्तियां जो है कि सारे फैसले जो है कि लिए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। किन के नाम पे? सारे फैसले जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, चाहे जितने भी आंतरिक फैसले हो या बाह्य फैसले हो, है ना, उन नाम पे लिए जाते हैं प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति के। लेकिन वो फैसला जो लिया जाता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा, है ना। जितने जो है कि लोन वगैरह पारित होते हैं, है ना, ये या विदेशी हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कर्ज किसके नाम पे लेते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। इंडिया के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे, चूंकि प्रमुख वही है ना। और है कि यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है उस पर हस्ताक्षर जो है ना, संधियां भी जो है किसके नाम पे होती है? राष्ट्रपति के नाम पे, है ना, राष्ट्र प्रमुख के नाम पे। अब यहाँ पे है कि हम लोग देखते हैं राष्ट्र प्रमुख के रूप में है प्रधानमंत्री जाने जाते हैं या राष्ट्रपति जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? राष्ट्रपति जाने जाते हैं, राष्ट्र प्रमुख। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्र, ये क्या कहते हैं, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका की चर्चा किस भाग में किया गया है? संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका की चर्चा किसमें की गई है बताइए? संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका की चर्चा है? सुशील बाबू? भाग 5 में है सर। भाग 5 में। भाग 5 में है। चलिए, ठीक है। और इसमें है कि अनुच्छेद जो है 52 से 78 तक शामिल है ना। अनुच्छेद 52 से 78 तक लिख लीजिए। संघीय कार्यपालिका हेडिंग दे लीजिए। संघीय कार्यपालिका हेडिंग दे लीजिए। संघीय कार्यपालिका, है ना, लिख लीजिए संघीय कार्यपालिका। उल्लेख संविधान के भाग 5 में, उल्लेख संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संविधान के भाग 5 में किया गया। आर्टिकल कितने के कितने का है? अनुच्छेद 52 से 78, 52 से 78 तक इसमें संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है। संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है। संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई। संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई। संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। संघीय कार्यपालिका में इससे संबंधित है कौन कौन सा पद है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, है ना। लिख लीजिए, ये लोकतंत्र के तीन स्तंभ, तीन स्तंभ कौन कौन है लोकतंत्र के तीन स्तंभ? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में से एक है, में से एक, में से एक संघीय कार्यपालिका। चलिए कार्यपालिका, अच्छा ये क्या करता है, इसका क्या काम है कार्यपालिका का? लिख लीजिए, कार्यपालिका क्या करती है? विधि का निर्माण, शासन करती है सर। शासन करती है कि विधि का निर्माण करती है? विधि का निर्माण तो यहाँ होता है सर, विधायिका में होता है, विधायिका। जिस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति साइन करता है। देखिए कार्यपालिका, कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए, कार्यों के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कार्यकाल के मामले में जो है कि विधायिका से स्वतंत्र होता है। लिख लीजिए, संवैधानिक रूप से कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए विधायिका से स्वतंत्र होता है। लिख लीजिए, नेक्स्ट, संसदीय सरकार को कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट सरकार, या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। या इस सरकार का स्वरूप भारत, ब्रिटेन, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, कनाडा आदि देशों में, पर आदि देशों में इस सरकार का स्वरूप कनाडा, ब्रिटेन, भारत आदि देशों में प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इसमें जो है कि आप देखेंगे ये तो जो हमारी कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? संसद में सर। हाँ संसद में है। चलिए ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति संसद में निहित है, कार्यपालिका की शक्ति संसद में निहित है, संसद में निहित है, संसद में निहित है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, भारत में
संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से ग्रहण की गई, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। लिख लीजिए, भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होती है। इनको नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए नाम मात्र का प्रमुख या औपचारिक, है ना, जो भी लिखना है। तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होता है? किसमें? प्रधानमंत्री में लिख लीजिए, राष्ट्रपति में नहीं थे। वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद का वास्तविक मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। सर फिर से बोलिए तो सर। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, है ना। क्या भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है ना, जिसको औपचारिक प्रमुख भी बोलते हैं, है ना। वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद का लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रधान, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग लिख लीजिए, का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब ये बताइए, ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सर सामूहिक रूप से होगा सर, ये संसद के प्रति, और पर्सनल रूप से राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से संसद के प्रति होगा कि लोकसभा के प्रति? पूरे मंत्रिपरिषद, अगर सिंगल मंत्री की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। हाँ, ये पूछ रहे हैं, लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी? जनता की या राष्ट्रपति की? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। आप लोग जो है इसको जब पढ़ेंगे नीरज, तो संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, है ना, इसको देख लीजिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कभी कभी अध्यक्षात्मक सरकार संसदीय सरकार में अंतर पूछ देता है ना, या पूछ सकता है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मेंस के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, ओके, जो मेंस का टॉपिक है। तो चलिए कर लेते हैं, लिख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति के क्या क्या काम है, थोड़ा सा बता दीजिए 2 मिनट के लिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपने बताया कि कार्यपालिका शक्ति निहित है संसद में, तो संसद में होगा या राष्ट्रपति में होगा? आपने अभी थोड़ा देर पहले लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति जो है वो संसद में निहित होती है, तो संसद होगा या राष्ट्रपति होगा? मंत्रिपरिषद की शक्तियां जो है लोकसभा में निहित होती
क्या लिखवाया है? नहीं, कार्यपालिका की और शक्ति कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है ना सर। संवैधानिक प्रमुख किस कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, हाँ, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निहित लिखवाया होगा। नहीं, अपने ये संसद ये कार्यपालिका की लिखा है शक्ति सर, निहित लिखा होती है है संसद में। हाँ, क्या कार्यपालिका के शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, हाँ, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना, बीच से छूट नहीं, गया। कार्यपालिका की शक्ति निहित है, वो लिखा है संसद में, लिखा दिया है। कैसे कैसे बोला हूँ क्या? हाँ सर, एक जगह है, कार्यपालिका की शक्ति संसद में निहित है। निहित होती है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे लिखा दिया तो हो सकता है बाई मिस्टेक बोल दिया हूँ। यस सर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का लिख लेते हैं। राष्ट्रपति ये जो है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, याद है कुछ? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 52, 53, 54, 52, 55, 54, 61 तक, 55। 61 तक ना, कि उससे भी आगे? 60-61 है सर, वो उसका महाभियोग और ये शपथ। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। उसको संसद की जगह राष्ट्रपति कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिख लेते हैं इसमें। और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन कौन से हैं? 52 से लेकर के 61 तक ना, महाभियोग 61 में है ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। लिख लीजिए, 61 तक संबंधित है, और उसके बाद भी अन्य जो है कि अनुच्छेद है, लेकिन हम लोग यहाँ सीरियल वाइज कर रहे हैं तो इसलिए, ठीक है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, है ना। तो राष्ट्रपति की संकल्पना जो है किस अनुच्छेद में है? 52 में, लिख लीजिए। भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में किया गया है। ये क्या होते हैं? भारत का दूसरा नागरिक होते हैं, प्रथम सर। प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। प्रथम नागरिक। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक होते हैं, और संघ की सभी शक्तियां जो है, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। जिसका प्रयोग हुआ, स्वयं करते हैं क्या? स्वयं करते हैं? नहीं करते? नहीं सर। स्वयं नहीं करते हैं। जब लोकसभा भंग होता है तो कौन करता है? हाँ, लोकसभा जब भंग होते हैं तब कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं ना। जी। और जब मंत्रिपरिषद होते ये अस्तित्व में होता है तो मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है ना, या उससे सहयोग लेकर के किया जाता है। और जब नहीं होता है, नहीं, मंत्रिपरिषद जब भंग होता है, लोकसभा जब भंग होता है, तब राष्ट्रपति तो डायरेक्ट ही करते हैं ना। जी सर। तो चलिए कर लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। संघ की सभी कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करते हैं। इनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो कौन है? प्रधानमंत्री से लेकर के जो तमाम कार्यपालिका के पार्ट हैं, सभी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं। अच्छा, ये योग्यता वगैरह तो सब जानते ही हैं,
तो आप लोग लिख लीजिए, उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 साल। ये सब बीपीएससी 35 वर्ष। हाँ, ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ। भारत का नागरिक, तो भारत का नागरिक हो। अच्छा, ये बताइए कि क्या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति चाहिए या फिर कहीं के व्यक्ति भी बन सकता है? भारत का नागरिक सर। केवल भारत का नागरिक हो, चाहे वो कहीं का व्यक्ति हो, है ना, कहीं में जन्मा हो, है ना, जन्म स्थान से कोई लेना देना नहीं है। लिख लीजिए, वो भारत नागरिक हो। अच्छा, 35 वर्ष की उम्र मैंने बोला, तो 35 वर्ष का उम्र मतलब क्या? 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो या फिर 35 वर्ष इन किया हो? पूरा कर 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका। पूरा कर चुका हो, यानी 36वां वर्ष में हो ना, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। चलिए आगे चलते, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या लोकसभा निर्वाचित होने योग्य हो या ना हो, है ना? योग्य तो मैं होंगे। यही लोकसभा। लिख लीजिए वह व्यक्ति लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वही बनेगा राष्ट्रपति। लिख लीजिए, वह कोई लाभ का पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पे होगा तब भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। बनेगा क्या? लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर अगर होंगे तब आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, और कोई योग्यता होनी चाहिए क्या? अच्छा, ये बताइए, अगर कोई उपराष्ट्रपति है, कोई राज्यपाल है ना, या फिर है कि कोई मंत्री है, तो क्या ये लाभ का पद माना जाएगा? नहीं माना जाएगा सर, नहीं नहीं सर। माना जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्यों के मंत्री, नियुक्त हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यह लाभ का पद नहीं है ना। आगे चलते हैं, ये कौन सा पद है? सेवा का पद है ना। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो उम्मीदवारी के लिए ही जो है आपको क्या चाहिए? 50 मतदाता आपको सपोर्ट करे, है ना, प्रस्तावित करे कि नहीं ये राष्ट्रपति बनने लायक है ना, और 50 मतदाता जो है आपका नाम आगे बढ़ाए, है ना, है ना, अनुमोदन करे, ठीक है, कि इन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो ये 50 जो है प्रस्तावित और 50 अनुमोदित जो है होना चाहिए मतदाताओं द्वारा, तभी आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चयनित खड़ा हो पाएंगे, है ना। चलिए, और ये पहले कितना था?
10 ये मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 10 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित, है ना। तो इससे होता क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी भीड़ लग जाते थे, है ना। 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट खड़ा हो जाते थे पहले, है ना। लेकिन अब स्थिति वैसा नहीं है। अब कितने 2 कैंडिडेट मैक्सिमम 3 कैंडिडेट खड़ा होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वो कोरम ही नहीं पूरा होगा उनका, है ना। 50 मतदाता 50 मतदाता जो 50 प्रस्तावित 50 अनुमोदित अगर होगा तो फिर उतना होगा ही नहीं, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, है ना। और जनरली तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए है कि बहुत सारे लोग खड़े नहीं होते, देखा है आपने, देखा है जिस तरह से कि लोकसभा में लोग खड़े होते हैं उस तरह से खड़े होते हो नहीं सर देखते ये हैं। मतदाता कौन होते हैं सर? विधायक, ये सांसद? संसद होंगे, विधायक होंगे जो मतदान में भाग लेंगे, है ना। जो मतदान में भाग लेंगे वही होंगे ना, हम आप तो होंगे नहीं। हम आप लोग दोनों, हम लोग क्या ये शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं होते ना, होते हैं? वो तो हमारा प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष रूप से होता है सर। वो हमारा प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव में। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। सर 50 जो प्रस्तावित और 50 अनुमोदित है वो अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए कि सेम व्यक्ति भी हो सकता है? एक ही व्यक्ति से करवा देंगे नहीं, जो प्रस्तावित जो किया 50 और अनुमोदित जो करेगा वो अलग रहेगा ना? हाँ हाँ, अब एक ही व्यक्ति तो नहीं करेगा ना, नहीं तो मालूम चलेगा कि एक ही व्यक्ति सारा चीज करवा लिया तो सर फिर प्रस्तावित और अनुमोदित का थोड़ा सा डिटेल में बताइए। प्रस्तावित मैंने क्या किया, अनुमोदित मैंने क्या किया? अब देखिए अनुमोदित का मतलब क्या है, इंग्लिश क्या होता है, प्रस्तावित का क्या होता है, इंग्लिश बताइए उसका। प्रस्तावित मैंने प्रस्ताव रखा इसके लिए कि ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, हाँ, इसके लिए। वो रिप्रेजेंट करता है सर ना? हाँ, देखिए, और एक नॉमिनेटेड करता है ना। अनुमोदित मतलब नॉमिनेटेड कर किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि जैसे कि अब ये कोई पार्टी है ना, या फिर है कि सहमति से अगर होता है तो, सब सहमति से होता है तो, नहीं तो है कि पार्टी देखते हैं जनरली तौर पे 2 पार्टियां केंद्र में होती है, दोनों पार्टियां जो है कि अपने अपने जो है कि ये क्या करती है, राष्ट्रपति के चुनाव करती है, राष्ट्रपति कैंडिडेट के। लेकिन जनरली तौर पे अब ये देखा जाता है कि जो बड़ी पार्टियां होती है ना, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कैंडिडेट वही उतारती है ना। अब जो पहले वाली स्थिति नहीं रही है, अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है जब होता है तो जनरली तौर पे बड़ी पार्टियां ही उतारती है, छोटी पार्टियां नहीं उतारती है। वो अपना गुनागणित देख लेती है कि हमारा क्या हालात है वोटों की संख्या का। अगर वोटों की संख्या है कि 70 पक्ष से ज्यादा हो जाए विपक्ष के पास, ऐसा होता ही नहीं है, होता है क्या? नहीं होता है ना। तो जनरली तौर पे वो हार जाएगा कैंडिडेट, तो इसलिए कि लोग उतारते नहीं हैं। तो इसमें जो प्रस्तावित और अनुमोदित जो होते हैं, है ना, जो प्रस्ताव पारित किया, जैसे कि राष्ट्रपति किसको चुना जाना चाहिए, है ना। तो सबने प्रस्ताव दिया, है ना। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि एक ही दल से दो लोग हो जाए, या दोनों दल से एक हो जाए, तो 50 लोग प्रस्तावित कर दिया, है ना। अब उसको प्रस्ताव करने के बाद अनुमोदित करना, समर्थन देना, है ना। अब मान प्रस्ताव में सर, प्रस्ताव में मेरी बातें सुन लीजिए। नीरज प्रस्ताव लाए, है ना, पंकज भी उसका समर्थन किए, परमानंद समर्थन किए। मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम 2 ही 3 का नाम जान रहे हैं, तो 3 ही का बोला। अब ये प्रस्ताव दिए, अब इसका अनुमोदन, उसका समर्थन करना है, तो समर्थन करने के लिए फिर से हम नीरज को लेके आएंगे, नहीं या पंकज को लेके आएंगे, या परमानंद को लेके आएंगे? नहीं, वो तो अलग हुआ। वो तो पहले ही प्रस्तावित कर दिया है ना। वो तो कहा कि हाँ ये होगा। अब उससे सहमत कौन कौन है, सहमत कौन कौन है, तो अनुमोदन हो गया। यस सर। जो सहमति दर्ज करा देगा तो अनुमोदन हो गया उसका, है ना। तो अलग अलग व्यक्ति चाहिए ना। यस सर। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, बोलता है? नहीं बोलते। नहीं बोलता है ना।
और पहले तो संवैधानिक प्रमुख है ना, उनके बारे में कभी आप शब्द नहीं देखा होगा, किसी भी पार्टियों को नहीं। ज्यादा पता ही नहीं होता सर उनके बारे में। हाँ ज्यादा पता ही नहीं होता उनके बारे में सर, क्या बोलेंगे। नहीं, लेकिन अगर संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो बोलेंगे सर। कठपुतली वगैरह तो बोला ही जाता है सर, लेकिन अगर संविधान को अतिक्रमण होगा तो फिर बोला जाएगा। हाँ, वो तो वो बोला क्या जाएगा, हटा दिया जाता है। हाँ, हटा दिया, महाभियोग लगा जाएगा। खत्म हाँ। किस्सा खत्म, है ना। ये क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं देखा होगा आपने, क्रिटिसाइज होते देखा है क्या, नहीं देखा है। हाँ, ये कुछ राष्ट्रपति जो होते हैं तो उनको रबड़ स्टाम्प वगैरह बोल दिए जाते हैं, है ना। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग रबड़ स्टाम्प, गूंगी गुड़िया या तमाम चीजें का इस्तेमाल करते हैं। कठपुतली जो राष्ट्रपति ऐसा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये लोकतंत्र है ना। चूंकि हम लोग देखते हैं जनरली तौर पे होता है कि राष्ट्रपति के पद का कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है। देखा आपने मिसयूज होते, नहीं देखा। सारे फैसले जब सारे फैसले जो है कि प्रधानमंत्री लेते हैं, और वाकई जब सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में बनता है, यहाँ पे नहीं बनता कि राष्ट्रपति के पद को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, है ना। लेकिन बिहार में ऐसे सवाल नहीं होते हैं। बिहार में राज्यपाल पे जो है कि ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आ गया सुधीर? यस सर, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे? अनुमोदन की बात कर रहे थे। अब इसमें लिख लीजिए राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए आप जब नामांकन करने जाएंगे तो आपको जमानत राशि देना पड़ेगा। कम है ना, कम से कम 5 लाख तो होनी चाहिए थे, है ना, लेकिन ये नहीं है। लिख लीजिए राष्ट्रपति पद की जमानत राशि 15,000 रुपये होनी चाहिए। 15,000 रुपये है। अब ये देखिए 15,000 रुपये जो है कि आप सर्वोच्च पोस्ट के लिए जाते हैं, आप बीपीएससी के लिए भरते तो कितने पैसे लगते हैं? 750 रुपये, है ना। उसके अनुपात में तो कमी है ना। आगे चलते, लिख लीजिए। ये जो स्टार्टिंग पहले जो है 1997 से पहले जो है ये 2500 रुपया हुआ करता था। 97 में के बाद जो है आपको कितना कर दिया गया, इसमें संशोधन कर करके 15,000 रुपये कर दिए गए। और ये क्यों कर दिया गया? क्योंकि कम जमानत राशि होता था, तो बहुत सारे लोग जो है कि यूं बेवजह खड़ा हो जाते थे। हालांकि इस पोस्ट पे आकर के खड़ा होने के लिए जो है 15,000 रुपये बहुत बड़ा रकम नहीं है क्या? इतना तो हमारे बच्चे बढ़ करके राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हैं, नहीं? हाँ सर, कम तो है सर, बहुत ही कम है ना। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब ये देखिए जमानत राशि जो आपने दिया है ना, जमानत राशि जो दिया है ना, ये जमानत राशि रिफंडेबल है ना। रिफंडेबल के लिए कुछ शर्तें हैं, है ना। आपकी जमानत राशि तभी रिफंड होगा जब है कि कुल वैध मतों का 1/6 भाग आपने प्राप्त किया। अगर 1/6 भाग से अगर कम आप प्राप्त होते हैं तो ये राशि जो है रिफंड नहीं होंगे। ओके, ये राशि रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। जमानत राशि लौटाने योग्य होता है, लेकिन यह राशि तभी लौटेगी, रिफंड होगी, जब उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त किया हो। कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त किया हो। यदि 1/6 भाग मत प्राप्त करने में असफल रहे उम्मीदवार असफल रहे, तो यह जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो आपने सुना होगा कि जमानत जब्त हो गया उसका,
ऐसा सुना है चुनाव में? ये अक्सर जो है कि आपको मुखिया वाले चुनाव में, जिला परिषद वाले चुनाव में, या विधायकी की जब चुनाव होती है तब आपको सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि ये सब आपके आसपास के लोग ही लड़ रहे होते हैं, है ना, आपके जान पहचान के लोग ही लड़ रहे होते हैं, है ना। तो इसमें जो है कि जमानत राशि जो है क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि जब्त हो जाना मतलब क्या होती है, बेइज्जती होना। नहीं, मतलब है कि आपको इतना भी वोट नहीं मिले, इतने भी आपके समर्थक नहीं है कि आपके जमानत राशि वापस आ सके, है ना। तो इस घरों वाला वोट नहीं देता है सर। घर वाला भी वोट नहीं देता, अभी और किसका। कैंडिडेट को लगता है कि हम जीत रहे हैं, हमको ये वोट दे रहा है, वो कागज पे ही जीत जाता है। अरे अभी बहुत अच्छा पॉपुलर लोग थे, जिनके बहुत पॉपुलर चेहरा था, जिनके 5 या 7 वोट प्राप्त होते। अरे ये इरोम शर्मिला का नाम सुना है? आयरन लेडी, मणिपुर हाँ वाली। हाँ सर, सुना सर। हाँ, सर उसको, जो वो रही थी कुल 10 या 12 साल तक सिर्फ वो हाँ उसको 4 या 5 वोट मिले थे, तो इरोम शर्मिला सर को। वो अभी भी जिंदा है सर, की मर गई? यंग है अभी, शादी वादी की सर। और अभी 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 40 के आसपास की होगी। अभी बिहार कहीं जो पुष्पा चौधरी थी उसका भी जमानत राशि हो गया था जब। अच्छा चलिए, ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लेते। अब देखिए, कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है ना, मान लीजिए कि नीरज है, नीरज को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा देते हैं तो क्या ये राष्ट्रपति के जब चुनाव लड़ेंगे तो किसी सदन का सदस्य रहेंगे? नहीं रहेंगे। किसी सदन का सदस्य रहेंगे क्या? विधानसभा का, या फिर है कि लोकसभा का, या राज्यसभा का, त्याग पत्र देकर लड़ेंगे। या पद पे लड़ेंगे, है ना। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद अथवा विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह निर्वाचन के पूर्व इसका सदस्य, निर्वाचन के पूर्व मतलब विधानसभा या संसद का सदस्य, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान खाली माना जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दरमियान कोई पद ग्रहण नहीं करता, क्योंकि खुद सुप्रीम है ना। तो कोई पद देना मतलब उसकी बेइज्जती करना होगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, और क्या योग्यता होनी चाहिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 57 के अनुसार, अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है ना, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, मतलब एक से अधिक बार निर्वाचन हो सकता है। इसका व्यवस्था जो है कौन सा अनुच्छेद करता है, 57 करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है क्या? पहला राष्ट्रपति जो है दो बार रहे हैं, है ना। उसके बाद से जो है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार 2 टर्म अपना टेन्योर पूरा नहीं किए, नहीं। आगे चलते, आगे चलते। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें जो शामिल सदस्य हैं उनकी बात कर लेते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? सुधीर? सर सर लोकसभा और लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य विधानसभा और विधानसभा के सदस्य और ये लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी। और कोई? सर लोकसभा और राज्यसभा के विधान सदस्य, और ये दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर का जो उसका जम्मू विधानसभा का निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे सर। निर्वाचित। ओनली निर्वाचित। हाँ, लिख लीजिए। निर्वाचक मंडल लिख लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिख लीजिए। नेक्स्ट इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें संसद के दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में। यह प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? देख लीजिए, यह प्रावधान अनुच्छेद 54 के तहत किया गया है। 54 के तहत किया गया है। आज छुट्टी था सुधीर? नहीं, छुट्टी नहीं है सर। अच्छा, 54 के तहत किया गया है। यही लिंक होता है, ठीक है, इसी से जुड़ना है। ओके, यस सर। आगे चलते हैं। और क्लास का टाइमिंग पता है ना, 6:30 और 5 बजे। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट लिख लेते हैं। संविधान के लिख लीजिए 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी अभी यहाँ तो है नहीं, सस्पेंड है। जम्मू कश्मीर का नहीं है ना, जम्मू कश्मीर सस्पेंड है ना, लेह लद्दाख में है नहीं, मंत्रिपरिषद है तो जम्मू कश्मीर में सस्पेंड है अभी। लिख लीजिए, दिल्ली और पुडुचेरी दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे। यही जब उपराष्ट्रपति का हुआ तो सभी नहीं, नामित भी और तो जम्मू कश्मीर को तो शामिल कर लिया गया है ना? सस्पेंड है जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, शामिल कर लिया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को। मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, वहाँ का विधानसभा सस्पेंड है। 31 अक्टूबर 2019 से ही इसको शामिल कर लिया गया था। क्या हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? वो उसका निर्वाचन सदस्य होने के लिए राष्ट्रपति चुनाव है। अरे बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कि सस्पेंड है ना अभी, मैं ये बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो सभी यहाँ समझ रहे हैं कि वो शामिल है। ठीक है, मैंने बोला कि अभी सब सस्पेंड है ना, मैं ये बात किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। कर लीजिए। राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते।
नेक्स्ट सब हेडिंग दे लीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको लिख लीजिए। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना, ये जो है अनुच्छेद कौन सा वर्णन करता है? 55 लिख लीजिए। 55। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। किया जाता है। अच्छा, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अनुपातिक होता है ना, लिख लीजिए। अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफर वैल्यू सिस्टम। ये मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग समझाएं, है ना। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ये क्या होता है? ओपन मतदान होता है या गुप्त मतदान होता है? और यह लिख लीजिए। और ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा, गुप्त मतदान द्वारा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे समझाएं थोड़ा सा। एकल मत प्रणाली, हाँ सर, एकल संक्रमणीय मत का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 3 या 4 अगर खड़ा है कैंडिडेट, तो जो भी अगर वोट देंगे, ये लोकसभा का जो सांसद है या विधानसभा का जो सदस्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश का जो है जो निर्वाचित सदस्य है, तो इसमें होगा कि सभी को वोट देंगे, मतलब सभी को देंगे, उसमें वरीयता देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके देंगे। और अगर कोई जैसे मान लीजिए कि सुधीर राष्ट्रपति के पद पे खड़े हैं, यहाँ पे है कि नीरज राष्ट्रपति के पद पे खड़े हैं, है ना, और इधर सुशील राष्ट्रपति के पद पे खड़े हैं। 3 कैंडिडेट हो गए, है ना। यस सर। अब है कि इसमें रोशन देते हैं या जितने भी सदस्य हैं, है ना, शामिल हैं, वोट डालेंगे तो प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो प्रेफरेंस देंगे, पहला दूसरा तीसरा देंगे प्रेफरेंस। मान लीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस सुधीर को देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस नीरज को देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस सुशील को देते हैं, है ना। यस सर। कुछ व्यक्ति है कि हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस नीरज को दे दें, है ना, सेकंड प्रेफरेंस सुशील को दे दें, थर्ड प्रेफरेंस सुधीर को दे दें, या हो सकता है कोई फर्स्ट प्रेफरेंस सुशील को दे दें और बाकी जो है सुधीर और उनको सेकंड और थर्ड दे दें। अब इसमें जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट ज्यादा मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट ज्यादा मिलेगा, है ना, और उनको आंकड़े, वो जो जादुई आंकड़ा है ना, वो जादुई आंकड़ा उन्हें प्राप्त हो जाता है ना। तब तो उन्हें है कि डबल फिर सेकंड बार जो है कि रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन जैसे ही है कि ये क्या कहते हैं, वोट जो है कि जादुई आंकड़े से कम रहेंगे, फिर से तो उसमें क्या होगा सर कि अगर जादुई आंकड़े से जो कम होगा, तो जो सबसे कम जिसको जो वोट मिलेगा जिस कैंडिडेट को, उसको हटा दिया जाएगा, और उसका जो पहला वाला, मतलब जो इसका जो पहला मिला हुआ है और किसी का जो दूसरा मिला हुआ था प्रेफरेंस इसका पहला, उसका पहला हो जाएगा। हाँ, उसका पहला हो जाएगा, है ना। यस सर। और जो इसका तीसरा था उसका दूसरा हो जाएगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक ये फाइनल नहीं होता है सर, जादुई आंकड़ा प्राप्त फाइनल नहीं होता है ना, तब तक ये बात चलती रहेगी, है ना। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये विवेचन में पूछा हुआ है ना, इसलिए मैंने आप लोग से सोचा कि डिस्कस कर देते। दूसरी चीज है कि मेंस में जो है कि आप कभी कभी हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि विवेचन अभी कुछ भी पूछ रहा है, तो थोड़ा सा जो है कि आप लोग का दिमाग जो है यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इस पे खुला रहना चाहिए। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन जो है कि मेंस के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा, ताकि समझ में ज्यादा आए। अगर नहीं समझ में आती है तब आप पूछिएगा, है ना। छोटी छोटी बातों को पूछने से ही बड़ी बड़ी बातें बनती है, ठीक है।
आगे चलते हैं, यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए जो राज्यों का जो मत प्रणाली है किस आधार पर होता है, क्षेत्रफल के या ये क्या कहते हैं जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से कैसे होते हैं, जितने ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे इसका मतलब उस क्षेत्र की उस राज्य की जनसंख्या उतना ही अधिक है। जैसे कि यहाँ पर क्या आप देखते हैं कितना ये 81 जाते हैं ना, 81 जाते हैं, उत्तर 75 प्रदेश का 81 है सबसे ज्यादा। 81 सदस्य जाते हैं। और यहाँ जनसंख्या कितना 21 करोड़ के आसपास है ना। हमारे पास से जो है बिहार से जो है कि कितने जाते हैं 16। 16 राज्यसभा से, राज्यसभा का 16 है ना। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा से 43 सीटें जाती है ना। तो इस 43 सदस्य जो है कि हम बिहार से भेजते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से सब आते हैं ज्यादा, है ना। तो ये जो है कि हमारा जो है कि जो जनसंख्या के हिसाब से जो है पार्टिसिपेंट ज्यादा होती है। और इस वजह से जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ के वोटिंग ज्यादा होगा, वोट ऑफ कास्ट वहाँ का ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि ज्यादा होंगे, है ना। और 10 लाख की जनसंख्या पर कम से कम एक प्रतिनिधि होते हैं, है ना। 10 लाख की जनसंख्या पे ही नहीं एक प्रतिनिधि होते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके प्रतिनिधि ज्यादा, वो राष्ट्रपति के चुनाव में उसके वेटेज भी ज्यादा, हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसमें लिख लीजिए, अभी सुधीर बात कर रहे थे उसी की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए। राष्ट्रपति निर्वाचन में 2 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पहला समरूपता एवं समतुलता का सिद्धांत। अभी वो सुधीर बोल रहे थे कि जनसंख्या के आधार पर होगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाए, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो क्या होगा, राज्यों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, होगी नहीं होगी। जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी, है ना, जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, जैसे बिहार जैसे राज्य। हाँ सर। सर जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, न कि क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि सर बिहार में 40 सीट है सर लोकसभा के लिए। 40 सीट है कि देख लीजिए, ठीक यह सर 40 सीट है बिहार में लोकसभा का, और राज्यसभा का 16 सीट 16 है। सीट है। हाँ सुशील अभी 43 सीट बता रहे थे। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं समरूपता के सिद्धांत का, है ना। तो ये चीजें है कि संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ना, वो समान रूप से हो, है ना। अब है कि कोई राज्य ये नहीं कहेगा कि हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है ना, इसलिए हमें ज्यादा चाहिए, है ना। ये दावा वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्षेत्रफल ज्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जनसंख्या कितनी है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो जो है कि जनसंख्या जो प्रतिनिधित्व जो है कि सिस्टम जो है वोट कास्ट सिस्टम है, 10 लाख पे एक वोट होते हैं, है ना, 10 लाख पे एक वोट होते हैं। तो लिख लीजिए इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एकरूपता तथा विभिन्न राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में समतुलता रखी जाएगी। समतुलता कैसे लाया जाएगा, समतुलता कैसे लाया जाएगा? लिख लीजिए, समतुलता रखी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार विधानसभा तथा संसद सदस्यों के मूल संसद सदस्यों के मत मूल की गणना निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत की जाती है। निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत की जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे कैसे होगा बता दीजिए, थोड़ा सा कुछ आइडिया है कैसे मत मूल सर राज्य का जितने विधानसभा का जो सदस्य हैं उसके जो मत का जो वैल्यू होगा उस संसद के सदस्य के मत के वैल्यू के बराबर होगा। बिहार का मत जैसे कि मान लेते हैं किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य निकलना है, तो राष्ट्र की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या पूरे 1/1000। बिहार की कुल जनसंख्या लिख लीजिए। कुल जनसंख्या समझा रहे हैं आपको, कुल जनसंख्या निकाल लीजिए, है ना। तो कितना है, 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास, है ना। तो वो लिख लीजिए। फिर बटे कितना हो जाएगा, बटे जो हो जाएगा कि विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, कुल निर्वाचित सदस्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 242। हाँ 243। 243। एगो वो है सर, एक तो वो है मनोनीत है। विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या, है ना। अब इसमें जो है कि कितना से कर देना है, 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इससे जो निकलेगा, है ना, वो एक मतमूल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कितना है हमारा 10 करोड़ 10.5 करोड़ रख देते हैं, है ना। बटा जो है कि हमारा टोटल कितने हैं, बटा जो है कि हमारा 243 है ना, 43 से 42 है, 242 है ना। एक 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 जो है कि ये मनोनीत हो जाता है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, ठीक है। अब इसको जो हल करके आएगा वो हमारा मतमूल हो जाएगा, है ना, वो हमारा मतमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी बीपीएससी में पूछा हुआ है ना, कि राज का मतमूल, है ना, राज का मतमूल, ठीक है। ये राज का मतमूल, राज्य के विधानमंडल का मतमूल पूछा गया है। तो यही फार्मूला से ये निकलेगा, है ना। और जब राष्ट्रपति वाला आएगा, है ना, तो राष्ट्रपति वाला क्या आएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसमें जो है कि हम किसका कर लेंगे, सभी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जोड़ लेंगे ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है कि संसद के सदस्यों के, है ना, कुल संख्या से भाग दे देंगे, है ना, भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा ना। चलिए लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए विधानसभा के मतमूल, विधानसभा के। सर जो आपने जो 1000 जो गुना किए हैं वो राज्य के कुल जनसंख्या के साथ गुना किए हैं या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ गुना किए हैं? इसको इसके साथ किया, विधानसभा नीचे में तो लिखे हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ गुना होगा सर। आपने जो गुना किए हैं वो राज्य के कुल जनसंख्या के साथ गुना हो जाएगा। यहाँ जो किए हैं जो इधर इस साइड में बाएं साइड में सर, ये जो कैलकुलेट कर रहे थे जो, हाँ विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचित सदस्य के साथ 1000 से गुना होगा सर। यस सर।
और इसमें एक और है सर, अगर ये शेषफल है जो 500 अगर से अधिक आता है तो हाँ, उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और एक अगर जोड़ 500 से कम शेषफल आएगा तो एक घटा दिया जाता एक है। घटा दिया जाता है। लिख लीजिए पहले, यस सर। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, मत मूल्य बराबर विधानसभा के मत बोले हैं। हाँ, विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। अब इसको शब्दों में लिख लेते हैं। लिख लीजिए, विधानसभा के मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में, तो बिहार कर लिया है तो इसको राज्य कर देते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, भाग दिया जाता है, एवं भागफल में 1000 से गुना कर दिया जाता है। 1000 से गुना सर भागफल में फिर गुना होगा तो 1/1000 हो जाएगा सर। वही वाला है, 1/1000 हो गया ना। हाँ, 1/1000 से गुना हो जाएगा। वही वाला हुआ ना, भागफल में गुना कर दिया जाता है, और इससे इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त भागफल उस राज्य का मत मूल्य होता है। उस राज्य का एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य हो जाएगा सर। विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कहलाता है। किंतु ये जो है शर्त है, यदि भाग देने के पश्चात शेषफल 500 या उससे अधिक आता है तो उसमें +1 कर दिए जाते हैं, और 500 से कम आते हैं तो -1 कर दिए जाते हैं। +1 जोड़ दिया जाता है, +1 जोड़ दिया जाता है, और अगर 500 से शेषफल कम आते हैं तो -1 घटा लिए जाते हैं। सर 500 एवं या 500 से अधिक होगा खाली, आपने दिखाया अभी 500 हुआ ना, हाँ नहीं, आपने 500 एवं 500 से अधिक लिखा है तो 500 भी आ जाएगा ना सर उसमें। हाँ, जैसे 500 मिल गया है ना, अब किसी के दिमाग में आया कि 600 आ गया, तब आप क्या करें, हम कहें तो 500 एवं 500 से अधिक होगा तो ठीक है। अगर है कि 500 से कम है ना, अगर 500 आ गया तो सर, शेषफल अगर 500 आ गया तो क्या होगा, तब भी जोड़ा जाएगा। 500 से कम होगा तब घटाया जाएगा ना। नहीं 500 से कम आ जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, अब 500 आ जाएगा तो क्या करेंगे उसको शेषफल। 500 से नीचे किए तो उसमें कुछ घटाया उठाया नहीं जाता है। 500 से कम आएगा तो घटाएंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे सर। अब 500 से ज्यादा आएगा तो एक जोड़ देंगे, लेकिन अगर 500 आएगा तो क्या करेंगे, तभी जोड़ेंगे, क्यों नहीं तभी जोड़ेंगे सर, मैंने 500 अगर आएगा तो एक जोड़ देंगे। हाँ, आगे चलिए। जैसे हम लोग का जब सर्टिफिकेट आप लोग देखते होंगे है ना, 5 4 सर 500 भी आएगा तो एक जोड़ेंगे, 500 से अधिक भी आएगा तो एक जोड़ेंगे। तो हम लोग इसको 5.5 लिख लेते हैं ना, 5.5 लिख लेते हैं है ना, तो उसी प्रक्रिया से ये होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, राष्ट्रपति के, नेक्स्ट लिख लीजिए,
संसद का मत मूल लिख लीजिए, संसद सदस्यों का मत मूल। संसद सदस्यों का मत मूल अगर करेंगे तो कैसे होगा, संसद सदस्यों के मत मूल लिख लीजिए, संसद सदस्यों के मत मूल, संसद सदस्यों के मत मूल। इसमें क्या करेंगे, इसमें जितने भी विधानसभा है ना, वो सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या करेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल जोड़ लेंगे। अभी मतमूल निकाले थे, एक मतमूल है ना, एक मतमूल निकाले थे विधानसभा के सदस्यों के, एक सदस्य का मतमूल निकाले थे। तो लिख लीजिए विधानसभा के है ना, लिख लीजिए सभी विधानसभा होगा इसमें कुल, है ना, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मतमूल, निर्वाचित सदस्यों के मतमूल बटे मतमूल का योग, है ना, का योग बटे संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, कितने? 543। 543 है निर्वाचित, 530 ही है ना, निर्वाचित कितने हैं? 530 ही है सर निर्वाचित, बाकी मनोनीत होते हैं ना। 530 तो सर लोकसभा का है, इसमें राज्यसभा का भी निर्वाचित सदस्य जोड़ा जाएगा। लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का निर्वाचित सदस्य जोड़ा जाएगा इसमें। प्लस कितने हो जाएंगे, लोकसभा का राज्यसभा का कितने सदस्य हैं? 200। सब डब्बा गोल है। तो इसमें जो है राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये भी पूछा हुआ है आपका विपेश में, ये फार्मूला भी आपके पूछे हुए, लिख लीजिए। अर्थात संसद के दोनों सदस्यों के, दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित एक सदस्य का मतमूल निकालने के लिए सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के कुल मत मूल में ब्रॉडकास्ट में संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं, भाग दिया जाता है, है ना। तो ये तो आपका क्या था, ये पहला थ्योरी था क्षमता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। दूसरा थ्योरी लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। ये दो सिद्धांत से हम चुनते हैं, है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो सुधीर इससे पहले बता रहे थे,
है ना, जो सुधीर इससे पहले बता रहे थे वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो लिख लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार। सर एक चीज पूछ रहे थे सर, हाँ, ये सर वो जो संसद सदस्यों का जो मत मूल्य निकालने में सर जो आप लिखाए हैं कि सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, इसका मतलब नहीं समझ में आया सर। तो पहला फार्मूला जो निकाले थे, पहला फार्मूला में क्या लिखा था कि किसी भी राज्य के, है ना, विधानसभा के प्रतिनिधि का एक मत मूल्य बराबर आपने लिखा था। क्या लिखा था उसमें? यही लिखा था ना कि कुल जनसंख्या और राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, उससे जो मत मूल्य निकलता है वो एक मूल्य हो गया। अब जितने भी सभी राज्य हैं, है ना, जितने भी राज्य है, कितने हैं हमारे पास? 28 और तीन संशासित वाला, है ना, 3 संशासित जोड़ देंगे तो 28 3 31, है ना। उन सभी राज्यों के विधानसभा के, है ना, सदस्यों के मत मूल्य निकाल दीजिए, है ना, उसका सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधियों की सदस्यों की संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो उसमें जो है कि एक मिल गया। जैसे कि वहां पे देखा आपका विधायक का, है ना, मत मूल्य निकाला, यहाँ पे एक संसद का मत मूल्य निकाला। मेरी बात समझ में आई? ये सर ये स्टेट केवल स्टेट का नहीं है ना सर, ये इसी मेरी बातें ध्यान से सुनो, है ना। आपने वहां पे 2 तरह से निकाला, है ना, एक राज्य के लिए निकाला और एक विधायक के लिए निकाला, दूसरा संसद के निकाला। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में यही दोनों भाग लेते हैं, है ना, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं धीरज? जी सर। मेरी बात समझ में आया? हाँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका विधायक और आपका सांसद दो पार्टिसिपेट किया, ये दोनों निर्वाचित है, ठीक है। तो इसका मत मूल्य आपने निकाला, इसका मत मूल्य क्या निकाला, कैसे निकाला? तो कुल जनसंख्या, राज्य की कुल संख्या, हाँ, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल संख्या नहीं, हाँ वही राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, है ना। और राज्य के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। हाँ, तो निर्वाचित राज्य के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000, है ना, 1000। हाँ सर। अब इससे जो निकला, ये किसका मत मूल्य मिला? सर विधायक का सर। हाँ सर, विधायक का मिल गया, ठीक है। अब ये अब इसमें है कि हमारा कितने राज्य हैं? 28 प्लस 3 केंद्र शासित हो गए, दो हाँ सर, 3 पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, है ना, तो 3 हो गए। अब इसके टोटल जो विधायक होंगे, है ना, इसके जो टोटल विधायक के मत मूल्य होंगे, जो यहाँ से जैसे मत मूल्य फार्मूला लगाए थे वैसे टोटल मत मूल्य उनका फार्मूला लगा करके इसको निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आई? और बटा, हाँ सर, बटा जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ सर, समझिए सर। तो वो क्या किसका हो जाएगा? एक सांसद का मत मूल्य हो जाएगा, है ना, मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है सर, क्लियर। हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है। अब है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत मूल्य प्राप्त हुए हैं, है ना, वो आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा? जितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा, है ना, उसके टोटल मत मूल्य फिर निकालेंगे, तब आपको प्राप्त होगा कि कितने मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए, कितने पड़े, ठीक है। अब उसमें पक्ष और विपक्ष में देखना होगा, तो पक्ष दल का कितना पड़ा और विपक्ष का कितना पड़ा, तो ये आपके निकल जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। चलिए, ये जो है यूपीएससी में अक्सर पूछता था, है ना, और बीपीएससी में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन चीजें थोड़ा सा समझ लिए तो ये आपको जब भी पूछेगा तो आपको लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे अटके हुए थे? हाँ, एकल संक्रमणीय मत मूल्य का सिद्धांत। अब एकल संक्रमणीय मत मूल्य समझा रहे थे सुधीर आपको, है ना,
सुधीर समझा रहे थे कि मत का होता है हस्तांतरित होते चला जाता है, यही होता है ना सुधीर? यस सर। हाँ, लिख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक हो, यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, तो प्रत्येक मतदाता प्रत्येक मतदाता प्रत्येक मतदाता प्रत्येक मतदाता अपने उतने मत वरीयता क्रम से देगा। अब मत वरीयता अभी बताए थे आपको कि 3 लोग खड़े हैं, तो 3 लोगों में मान लीजिए कि किसी को ये संगीता की फर्स्ट वरीयता दी, सुशील को दे दी फर्स्ट वरीयता, पंकज को सेकंड वरीयता, थर्ड वरीयता ये क्या कहते हैं नीरज को, तो धीरज जो है कि फर्स्ट वरीयता दे दिए पंकज को, सेकंड वरीयता नीरज को, थर्ड वरीयता, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, लिख लीजिए। क्या लिखा? प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी है ना, जितने प्रत्याशी है। 2 है तो 2 देगा मत वरीयता, अगर 3 है तो 3 देगा, अगर 5 है तो 5 देगा। ठीक है, क्रम से देगा मत वरीयता, क्रम से देगा। समझ में आई? या फिर इसको भी है कि तोड़ के लगाना ये बताना पड़ेगा? नहीं ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। मतगणना कैसा होती है? लिख लीजिए। मतगणना के लिए न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है ना। न्यूनतम कोटा हासिल होगा तभी आपके मत की गणना की जाएगी। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ जो कहते हैं ना कि मिनिमम कट ऑफ होगा तभी ये आप सिलेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि यूजीसी नेट में जो है ना, आपके फर्स्ट पेपर में मिनिमम जो है कि आपको मार्क्स लाना ही होगा। अगर मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर बाकी जो है कि आपके रिजल्ट नहीं बनते हैं, है ना। तो चलिए इसमें कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना के लिए कुल वैध मतों के आधे से कम से कम एक मत अधिक यानी कि 50+1 50% से अधिक यानी कि 51%, है ना। कम से कम आधे से एक मत अधिक अर्थात 50+1 ब्रैकेट में कर दीजिएगा, अर्थात 50+1 मत प्राप्त करता है तो इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा, है ना। तो इसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। लिख लीजिए। न्यूनतम कोटा बराबर कुल वैध मत बटा 2, अगर 2+1, है ना। लिख लीजिए। मतगणना के समय सबसे पहले प्रथम वरीयता प्राप्त मतों की गणना की जाती है। प्रथम वरीयता प्राप्त मतों की गणना की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 3 लोग हैं या 2 लोग हैं। 3 लोग हैं तो है कि सुशील को कितना मिला, पंकज को कितना मिला प्रथम मत, और नीरज को कितना मिला। अगर इतने में ही जादुई आंकड़ा प्राप्त हो जाता है ना, तीनों में से किसी को,
तो फिर आगे काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर इतने में सब नहीं आया, किसी का 10 मैच से पीछे है तो कोई 20 मैच से आगे है, तो फिर है सेकंड राउंड को काउंटिंग होगा, सेकंड वाला क्या हुआ, है ना। और अभी सुधीर बता रहे थे कि जिनका सबसे कम होता है ना, वो उनको जुड़ जाता है, जिनको मिलता है, जिनको क्या क्या किया जाता है, फर्स्ट वरीयता वाला ना सेकंड वरीयता वाला मत प्राप्त होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट। यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, अभी वही वाली बात किया, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है पहला में ही, जैसे कि ये तीनों में नीरज को है कि 50+1 प्राप्त हो गया है ना, तो फिर वो काउंट आगे नहीं किया जाएगा, वो घोषित हो जाएंगे राष्ट्रपति। लिख लीजिए, यदि कोई प्रत्याशी प्रथम गणना में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त कर ले, है ना, जिसको जादुई आंकड़ा कहते हैं, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर ले, तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है, सफल घोषित कर दिया जाता है। चीजें क्लियर है ना? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो द्वितीय चक्र की गणना होती है। अब उसमें क्या होता है, जिसका सबसे कम होता है, जो सुधीर बता रहे थे, जिसके सबसे कम वोटों की संख्या होती है, उसको क्या करते हैं, सेकंड वरीयता को दे दिया जाता है और उसको बाहर कर दिया जाता है राउंड से, है ना, उसकी काउंट होगी ही नहीं। लिख लीजिए। तो इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मतगणना की प्रक्रिया से बाहर कर दी जाती है, बाहर कर उसके मतों को द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, और उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि द्वितीय चक्र गणना के बाद भी कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा हासिल नहीं करता है, कड़ी टक्कर होती है, नहीं हासिल नहीं कर पाता, तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो फिर से पुनः प्रक्रिया दोहराई जाती है, और यह तब तक चलती रहती है जब तक कि उम्मीदवार सफल घोषित हो जाए। तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, ये समझाना पड़ेगा, क्लियर है ना? सर एक बार थोड़ा बोर्ड में सर ऐसे स्केच बना के समझा दीजिए ना सर, बोर्ड में। भगवान जी, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का तो विचार नहीं है ना धीरज? नहीं सर, थोड़ा सा कमजोर छात्र रहे हैं सर शुरू से।
नहीं, कोई कमजोर नहीं होता है नीरज, सभी अच्छे होते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कि धीरज हैं, सुशील हैं और नीरज हैं। एक प्रवासी जो है स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं इतने देर से। चलिए कर लेते हैं हम लोग। 3 व्यक्ति हैं, है ना। चलिए, निक्की है, नीरज है, नीरज है और धीरज है, धीरज है। 3 व्यक्ति है ना। तीनों बेचारे इलेक्शन के चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। उनको क्या बनना है, राष्ट्रपति बनना है। अब इनको वोट जो दिया जाएगा, है ना, या फिर है कि एक और व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति को और शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सुधीर कर लेते हैं, है ना, सुधीर। सर महिला लोग को भी आरक्षण दीजिए चुनाव में। अच्छा, महिला लोग को आरक्षण दें, एक महिला है ना शामिल। तो ये चार लोग हैं, है ना, 4 लोग खड़ा हो गए चुनाव में। चारों को राष्ट्रपति बनने का मन है ना। तो सारी प्रक्रिया से गुजर गए हैं, मतदान हो गया है, अब मतगणना होनी है ना। अब ये मतगणना होनी है, तो मतगणना कैसे होगी, है ना। अब मान लीजिए कि टोटल जो है कि वैध मत, है ना, हमें वैध मतों की संख्या निकालनी थी, तो कैसे निकाले थे। टोटल वैध मत की संख्या निकालनी थी, तो कैसे निकाले थे, कुल मत कैसे निकाले थे, कुल मत कैसे निकाले थे। तो प्रक्रिया अपना लेंगे यहाँ पे। तो अब कुछ मत जो है कि फॉल्स पड़ जाते हैं, है ना, कुछ गलतियां हो जाती है, मुहर उल्टे लग गए, तो वो अवैध घोषित हो जाते हैं, है ना। तो कुल वैध मत जो है, अवैध मतों को काउंट नहीं करते हैं, जो इसको बोगस वोट बोलते हैं ना, है ना, वो खराब हो जाते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो कुल वैध मत मान लीजिए कि कितना है, कितना मान लेते हैं। कुल वैध मत मान लीजिए कि आपका 3000 है, 3000 कुल वैध मत है ना। तो न्यूनतम कोटा कितना होगा, न्यूनतम कोटा 1501 सर। हाँ, तो न्यूनतम कोटा, तो कुल वैध मत 3000 बटा 2 + 1, यानी कि कितना हो गया, 1501 1501 1501 हो गया, है ना। तो 1501 जो है ये मिल गया, न्यूनतम कोटा इतना प्राप्त होना है ना। जिसका भी इतना मत आएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा सर। राष्ट्रपति बन जाएगा। अब राष्ट्रपति बनाना है तो किसको कितना मत प्राप्त हो, है ना, उसको आपने देखा वरीयता क्रम के अनुसार जो है मिलता है ना, वरीयता क्रम के अनुसार मिलता है, ठीक है, वरीयता क्रम के अनुसार। तो मान लीजिए कि सबका अब नाम तो लिख नहीं पाऊंगा इतना, है ना। अब इसमें क्या करना है कि अगर जिसको सबसे कम मत मिल गया, है ना, सबसे कम जिसको मत मिलेगा वो रेस से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। हाँ सर। चलिए किसी को रख देते हैं, तो यहाँ धीरज को सबसे कम मत मिल गया, है ना, सबसे कम, ठीक है। इसमें सबसे कम मत मिला धीरज को, है ना। तो सबसे कम मत मिला, तो सबसे कम मत मिला, तो कितने आपको चाहिए सबसे कम प्राप्त करने के लिए, 4 भाग में बांटते हैं, है ना, और जो प्राप्त होगा उसको, तो इसको जो है रेस से ये बाहर हो गए, है ना। अब कितने बच्चे 1 2 3, है ना, ये 3 लोग बच गए, है ना। अब ये 3 लोग बच गया, है ना। तो फिर है कि प्रथम जैसे मान लीजिए कि इनको कितना मिल गया, इनको मिल गया 950, है ना।
टोटल कितने टोटल बैठमत कितने थे? 3000 थे। तो हम 3000 थे सर। कुछ ऐसे बांट देते हैं, है ना, कुछ ऐसे बांट देते हैं इनको। इसको 1200 दे देते हैं, है ना, इसको 1100 दे देते हैं, है ना, कितना हो गया? 12 11 2300 हो गए ना, और इसको 700। सर धीरज को भी तो न्यूनतम मिला था सर, कम वोट मिला था सर, वो भी तो जुड़िएगा ना। हाँ, सर धीरज को भी तो कम वोट मिला था सर बाहर होने से पहले। तो हम बाहर कर दिए, जोड़ दिए सब में, है ना, धीरज को बाहर कर दिए, रेंज से बाहर कर दिए। अब चलिए इनको जो है कि सेकंड मत जो इनको ऐसे मिला है, इसको 700 रख लेते हैं, है ना, इसको 1200 रख लेते हैं, 700 1200 कितना हो गया, और इसको 1100। ठीक है, फिर इसको जो है कि 1000 रख लेते हैं, इसको 700 रख लेते हैं, इसको 800 रख लेते हैं, है ना, कितना हो गया? 17 8 25, है ना, इनको ज्यादा दे देते हैं, 1300 कर देते हैं, तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वरीयता कर्म दिया हुआ है ना। पहला वरीयता कर्म 1200, दूसरा पहला वरीयता कर्म इनको 1200 मिला, दूसरे में 700 मिला, तीसरे में 1000 मिला। पहला में इनको 1100 मिला, दूसरे में 1200 मिला, और तीसरे में 700 मिला। पहला में 700 मिला, दूसरे में 1100 मिला, तीसरे में 1300 मिला। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, है ना, तो पहला वरीयता कर्म अगर इनका लग जाएगा, तो पहला वरीयता कर्म के अनुसार कौन लीड लेगा? कौन लीड ले रहा है इसमें? ये ले रहा है सुधीर ना। दूसरे वरीयता कर्म के मतों को जोड़ा जाए, है ना, तो दूसरे वरीयता कर्म के मतों को जोड़ लीजिए, कौन ज्यादा हो जाएगा? दूसरे वरीयता कर्म में ये सुधीर पिछड़ जाएंगे, ना। हाँ सर। तो ये सुधीर पिछड़ जाएंगे, तो रेस में कौन आ गया? निक्की आ गई। तो राष्ट्रपति 1500 प्लस 1 तो है ना, 1500 प्लस 1 इतना तो प्राप्त कर रही है, इससे ज्यादा प्राप्त कर ली, है ना। 1100 प्लस 1200, ये कितना प्राप्त हो गया? 1900 ही हुआ सर। ये 1900 हुआ, इनका 2300 हो गया, और इनका 1800 हुआ। और राष्ट्रपति किसको बनाएंगे? निक्की को सर। सुना गया। अगर यहाँ भी नहीं प्राप्त होता, है ना, 1500 से ये कम रह जाते, ये सब कम रह जाते, है ना, सभी कम रह जाते 1500 से, तो फिर से थर्ड राउंड वाला कर लेते हैं हम। थर्ड राउंड वाला सर, ये धीरज का जो सर वोट था सर, वो डिवाइड कैसे किए सब समय थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब धीरज में भी यही प्रक्रिया अपनाएगी। धीरज को करेंगे तो वो है कि इनका फर्स्ट वोट, सेकंड वोट, थर्ड वोट इनको भी मिला होगा, तो सीधी सी बात है कि जो ये थर्ड वोट जो मिलेगा, है ना, ये थर्ड वोट मिलेगा, वो अन्य में जुड़ जाएगा, है ना, बाकी को हटा देंगे। जो वैध मत होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जोड़ देंगे, बाकी को घटा देंगे, 3 भाग में बांट करके बाकी घटा दिया। ठीक है, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये प्रक्रिया सर 1 मिनट हम बोले सर। हाँ बोलिए सर, ये जो धीरज को जो आपने हटाए हैं, जो सबसे कम वोट वाले को, उसमें क्या होता है कि उसका जो पहला जो प्रक्रिया वाला जो वोट मिलता है, पहला जो वोट मिलता है वरीयता वाला, वो पहला वाला मिलता है, उसको देखा जाता है कि बाकी तीनों में दूसरा किसको मिला है। तो वो जो पहला वाला जो है, एक दूसरा जो इन लोग तीनों में मिला है, उसका पहला हो जाता है। जो इसमें देखिए, ये मैं आपको एक आंकड़े के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरी बात इस आंकड़े में सर जो इसको जो धीरज का नॉमिनेशन में आएगा, है ना, इसमें नॉमिनेशन में आता है। मेरी बात समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए कि अब इतने 600 सदस्य हैं,
600 सदस्य में कौन कौन सा सदस्य जो है कि इसको पहला वरीयता दिया है, कौन सा सदस्य को सेकंड वरीयता दिया है, यही बात यहाँ धीरज पे भी लागू होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब उनके वोट स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि धीरज को जो है ऐसे दो व्यक्ति में समझा देते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। धीरज को फर्स्ट वोट में है कि मान लीजिए कि चार बच्चों का नाम देते हैं, संगीता दी, धीरज दी, सुधीर दिए, ये परमानंद चौधरी दिए, ठीक है। सेकंड इनको जो वोट मिला है ना, वो इनको मान लीजिए कि 3 वोट मिल गए। अब इनकी जो वरीयता वाला वोट है ना, वो देखा जाएगा कि कितने वोट किसको वरीयता में, किस वरीयता लिस्ट में कितने वोट किसने दिया है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जिसको जितना वरीयता कर्म मिलेगा, तो फर्स्ट वरीयता वाला वोट की बात कर रहे हैं ना सुधीर? यस सर, फर्स्ट वरीयता जो है धीरज का, वो जिसको सेकंड वरीयता मिला है उसका फर्स्ट वरीयता बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें जो है कि तब तक चलती रहेगी जब तक के कि हासिल ना होता है। हमने एक आपको मोटा मोटी आंकड़ा बताया कि इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे, तो इस तरह से अगर आपको हासिल हो जाता है पहला वोट में, तो पहले में ही राष्ट्रपति कोई बन जाएगा। दूसरे में हासिल करता है तो दूसरे में करता है, और ये तब तक के चलते रहेगी प्रक्रिया जब तक के ये खत्म ना हो जाए। कभी कभी है कि 2-2 दिन लग जाते हैं इस प्रक्रिया को चयन करने में, है ना। तो वो चीजें आगे चलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि इसको करना पड़ेगा तो और लंबा गुना गणित जाएगा, है ना, लास्ट तक प्रक्रिया में। राष्ट्रपति की पदावधि लिख लीजिए। कितने साल होते हैं? 5 साल। राष्ट्रपति की पदावधि कौन सा अनुच्छेद तय करता है? अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। क्या राष्ट्रपति को पहले भी हटाया जा सकता है? हाँ सर, महाभियोग से सर। हाँ, महाभियोग की परिस्थिति में लगाए जा सकते हैं जब वो अपने संविधान का हनन करे सर। संविधान का हनन करे। दूसरा कदाचार और शारीरिक अक्षमता। हाँ, शारीरिक अक्षमता लिख लीजिए। राष्ट्रपति को अपने पद से पदावधि से पहले भी हटाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, अतिक्रमण किया हो या शारीरिक अक्षमता हो गई हो, या शारीरिक अक्षमता हो। 2 ही आधार है ना। कदाचार का मतलब वही हुआ अतिक्रमण, या कदाचार भी लिख लीजिए, शामिल कर लीजिए कहीं दिख जाए तो कदाचार की स्थिति में। तो इस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और महाभियोग किस में आएगा? राज्यसभा या लोकसभा? दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है? नहीं, तो हम लोग महाभियोग वाला में देख लेंगे वहां पे। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति जो है कि किसको ये इस्तीफा देगा? प्रधानमंत्री को? उपराष्ट्रपति को सर। उपराष्ट्रपति। लिख लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अच्छा, ये त्याग पत्र मौखिक होता है लिखित होता है? लिखित होता है सर। लिखित। और उपराष्ट्रपति है, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लिख लीजिए लिखित
राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 56 की ग के तहत, अनुच्छेद 56 के 1 के ग के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले क्या राष्ट्रपति का पद अवधि अगर समाप्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक का काम करेगा क्या? नहीं, 6 महीना के नहीं करेगा भीतर, सर। समय से पहले 6 महीना के भीतर उसका इलेक्शन करवाना अनिवार्य रूप से है। हाँ, लिख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव होने के समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं संभालता। वर्तमान राष्ट्रपति ही पद ग्रहण किए रहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, अब वैकेंसी किसके तहत निकलती है, किस आर्टिकल के तहत? 62 के तहत। हाँ, लिख लीजिए, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति, अनुच्छेद 62। उसमें 61 लिखा था ना, उसमें 62 पढ़ लीजिएगा। लिख लीजिए, अनुच्छेद 62 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की रिक्ति को राष्ट्रपति की रिक्ति चुनाव एवं राष्ट्रपति की पदावधि, चुनाव की पदावधि कितना है? राष्ट्रपति के पद खाली होने से 6 महीने के अंदर नहीं। लिख लीजिए इसमें, इसके तहत राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व भी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाए। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर कराया जा सकता है। 6 महीने के भीतर कराया जाएगा। और ये 6 महीने के भीतर जो चुनाव कराए जाएंगे उसका कार्यकाल क्या होगा? पूरे 5 साल होगा।
अब ये देखिए, अभी हमने बात किया था कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब है समयावधि पूरा हो जाए राष्ट्रपति का। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जब है कि मृत्यु हो जाए, है ना, राष्ट्रपति का, एकाएक त्याग पत्र दे दे, महाभियोग लगा दिया जाए, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे उपराष्ट्रपति? नहीं। करेंगे? हाँ, उपराष्ट्रपति करेंगे। क्या? काज करेंगे? जब उनकी कार्य मृत्यु हो करेंगे जाएगा सर। तब उपराष्ट्रपति का सील अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल कार्य करेंगे। नहीं कार्य करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? अभी अमरुल्लाह का देख लीजिए, है ना, सलेह अमरुल्लाह जो कहाँ गए हैं, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे, है ना। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राष्ट्रपति जा चुके हैं, है ना, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकते हैं, और इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं राष्ट्रपति हूँ। ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे परिस्थितियों में जो है कि तत्कालिक जो उपराष्ट्रपति हैं वही कार्यपालक राष्ट्रपति की भूमिका, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, जब तक के है कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक के वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निभाते हैं। जैसे है कि भारत में जो है कि किसका कौन सबसे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? एम हिदायतुल्लाह? नहीं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, किसी वजह से जो है कि पद खाली हो जाए, है ना, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र, मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाए, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार संभालेंगे। और यदि ये भी खाली हो जाए तो ऐसा संभव है नहीं है, लेकिन मान लीजिए खाली हो गया तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यवाहक बनेंगे सर। भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी राष्ट्रपति ये पद खाली हो, तो भी भारत का जो वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहे। हाँ, वरिष्ठतम न्यायाधीश लिख लीजिए। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, लेकिन वो दिन नहीं आना है। आगे चलते हैं। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, ऐसे मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा कोई नहीं अभी तक आया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शपथ, ये किस में किया गया है? अनुच्छेद 60 में लिख लीजिए। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है।
60 में किया गया है। साथ में किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ ग्रहण दिलाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति जो है कि मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं, या फिर अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, है ना, उनके समक्ष जो है ये शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण में तो जानते ही है कि क्या किसका ये शपथ लेते हैं, है ना। हम भारत के प्रधानमंत्री के प्रति शपथ लेते हैं, ये करते हैं क्या? ये क्या कहते हैं? ये सीधे कहते हैं कि हम अमुक जो है राष्ट्रपति पद के शक्तियों का या फिर है कि उसके कर्तव्यों का पालन करेंगे, कुछ ऐसे करके शुरू होता है ना। तो शपथ ग्रहण में आप लोग देखते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं। राष्ट्रपति के उपलब्धि और वेतन भत्ता अभी कितना हो गया है? 5 लाख हो गया। वर्तमान में 5 लाख है ना। जो 2018 में ही हो गया था। लिख लीजिए। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किसके तहत निर्धारित होता है? अनुच्छेद 59 के क्लॉज 3 के तहत। 59 के अनुच्छेद 59 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया गया है। इनके वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद विधि द्वारा। लिख लीजिए। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के तहत वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। 5 लाख निर्धारित किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति का वेतन किस पे भारित होता है? भारत के संचित निधि पर। लिख लीजिए। भारत के संचित निधि पर भारित होता है। हमारे राष्ट्रपति जी इस बार झूठ बोले हैं नहीं, ये सब आयकर में दे देते हैं। लिख लीजिए। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। वो झूठ बोल गए थे इस बार, बहुत चर्चा में था। आप लोगों ने देखा था क्या? नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उनके पदावधि के दरमियान अनुच्छेद
अनुच्छेद 59(4) के तहत कम नहीं किए जा सकते। उसका वर्णन 59(4) में है कि पदावधि, जब तक वो पदावधि में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, है ना, तब तक उनके वेतन और वेतन भत्ता कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है इतना ही तक सीमित रखते हैं। ओके, शाम में जो है इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर लेकिन वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति का जो वेतन है वो